हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है उसी के अंतर्गत ये आज की हमारी 16th क्लास है। इससे पहले की 15 क्लासेस हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट, यानी हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस सामग्री का, इनमें से किस सामग्री का यूज किया जाता है हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए। तो हम नाइक्रोम का यूज करते हैं। नाइक्रोम बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। अराउंड कितना ये होता है 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। 1400 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी कितनी होती है इसकी, तो इसकी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी होती है अराउंड कितना 112, ठीक है, 112 माइक्रो ओम होती है इसकी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी नाइक्रोम की। और इसके अगर कलर की बात करें, आप कलर से भी इसको पहचान सकते हैं। कैसा होता है? सिल्वरी ग्रे कलर का होता है ये नाइक्रोम, आपका सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। और ये क्या होता है? कोरोजन रेजिस्टेंस एलिमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इन सभी प्रॉपर्टीज़ के कारण हीटिंग एलिमेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इस विद्युत जो इलेक्ट्रिक प्रेस है उसके इस पार्ट को, ये जो पार्ट शो हो रहा है आपको, इसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आप सोल प्लेट, ठीक है, सोल प्लेट कहते हैं, है ना। प्रेस आपने देखा होगा, प्रेस के जो नीचे का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? सोल प्लेट कहते हैं। यही हीट होकर हमारे कपड़े को प्रेस करता है। तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट द फंक्शन ऑफ स्टीरर मोटर इन माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का कार्य क्या होता है? तो ये क्या करता है? स्टीरर मोटर जो होता है ये क्या कार्य करता है? तो जो आपका माइक्रोवेव होता है वो, उसमें स्टीरर मोटर लगी होती है, वो क्या करती है? रोटेट करती है, घूमती है, ठीक है, राउंड राउंड। आपने देखा होगा माइक्रोवेव में जब आप कुछ रखते हैं तो वो उसके अंदर जो लगी होती है प्लेट, स्टीरर मोटर, वो क्या करती है? राउंड राउंड घूमती है। और ये क्या करती है? विद्युत चुम्बकीय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है उसको ये शो करती है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्या करता है? घूमता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को क्या करता है? शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यू बेंड मार्क्ड एज एक्स इन गीज़र, गीज़र का एक आपको पिक्चर दे रखा है, उसमें जो एक्स से मार्क किया गया है यू बेंड को, ये किस लिए, ये क्या कार्य करता है? ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ये क्या कार्य करता है। तो ये जो यू बेंड है वो क्या कार्य करता है? ये पानी को बाहर, ये जो गीज़र के अंदर पानी फिल है, ठीक है, पानी फिल है, इसको बाहर निकलने से क्या करता है? रोकने का कार्य करता है ये यू बेंड, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। पानी की निकासी को रोकता है, यानी प्रिवेंट्स ड्रेनिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ AC सिंगल फेज मोटर इज़ यूज्ड इन फूड मिक्सर, यानी जो फूड मिक्सर में किस प्रकार की AC यानी सिंगल फेज मोटर का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द पोजिशन फॉर मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द हीटर, ठीक है, किस पोजीशन में हीटर से आप, ये हीटर की 4 स्थितियाँ दे रखी हैं, पोजीशंस दे रखी हैं,
किस पोजीशन में आप हीटर से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो पोजीशन नंबर 2 है, इससे जो हीटर का मैक्सिमम आउटपुट आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या लगी हुई है, प्लेट लगी हुई है। बाकी इन सभी में क्या हो रहा है, ये ब्लॉक कर दे रहा है। तो ये क्या है, मैक्सिमम हीटर से मैक्सिमम आउटपुट आपको प्राप्त होगा, ये पोजीशन नंबर 2 से। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द हीट जनरेटेड एज पर जूल लॉ। ठीक है, विच फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है जो जूल के नियम के अनुसार आपकी जनरेटेड हीट की गणना करने के लिए किया जाता है, किस फॉर्मूले का यूज। तो हीट जनरेटेड इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी जूल कैलोरी। ठीक है, तो आई क्या है यहाँ पर, करंट है, आर रेजिस्टेंस है, और टी क्या है आपका टाइम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वाट 240 वोल्ट्स वर्क फॉर 5 मिनट। यानी आपका ये जो पावर दे रखा हुआ है, पावर कितना दे रखा हुआ है, 1000 वाट। ठीक है, और जो ये वोल्टेज दे रखा हुआ है, ये कितना दे रखा हुआ है, 240 वोल्ट दे रखा है। टाइम की बात करें तो टाइम कितना दे रखा है, 5 मिनट दे रखा है। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड में, तो 5 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 65 सा कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, 300 सेकेंड। समझ में आया आपको। तो यहाँ से हमें P पता चल गया, T पता चल गया 300 सेकेंड, और V पता चल गया है। अब इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बताइए कैसे फाइंड कर सकते हैं आप हीट जनरेशन को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपका जो हीट जनरेशन होता है उसका एक फॉर्मूला तो आई स्क्वायर आर टी होता है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टाइम। ठीक है, पावर इंटू समय। तो ये पावर हमें दे रखा हुआ है कितना, 1000 वॉट इंटू टाइम आपने कितना निकाला था, 300 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा पावर जनरेशन, यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 लाख, है ना, 3 लाख मिलेगा। ठीक है, 50। तो ये 3 लाख ये किस में आया, जूल में आया। अब इसको हमें किलो कैलोरी में, यहाँ पे आंसर आपको किस में दे रखा है, किलो कैलोरी में दे रखा है। तो 1 किलो कैलोरी आपको पता होगा कि 1 किलो कैलोरी कितना होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर, यहाँ से मैं चलिए यहाँ पे बता देती हूँ। 1 किलो कैलोरी क्या होता है, 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, ये होता है आपका 4184। ठीक है, 4184 जूल होता है 1 किलो कैलोरी बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 3 लाख में आप इतने से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कितने से, 4184 से 3 लाख में डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको आप डिवीज़न करेंगे, कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा, तो यहाँ से ये आपका पावर जनरेशन कितना आ जाएगा, H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 71.6 किलो कैलोरी। ठीक है, यानी 71.6 किलो कैलोरी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the purpose of protection grooves at various place in a heater base plate। यानी हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का क्या उद्देश्य होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है। तो ये क्या होता है, ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखने के लिए, यानी रिटेन द हीटिंग एलिमेंट फर्मली। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट द पर्पज ऑफ सोल प्लेट इन इलेक्ट्रिक केटल।
जो इलेक्ट्रिक केटल होता है पानी गर्म करने वाला, उसमें सोल प्लेट जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो केटल में आप जो भी एलिमेंट रखते हैं, है ना, जो भी एलिमेंट रखते हैं, चाहे वो पानी गर्म करने के लिए या फिर चाय गर्म करने के लिए, तो वो कंटेनर के कांटेक्ट में रहे, बना रहे, ठीक है, कंटेनर के कांटेक्ट में बना रहे, इसके लिए ये सोल प्लेट लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, अवयव को यानी एलिमेंट को कंटेनर के निकट संपर्क में रखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट द मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, यानी माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या होता है, ये कितना होता है, तो ये आपका 3.2 वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द फॉल्ट इन अ फूड मिक्सर इफ़ इट रन इंटरमिटेंटली, यानी जो आपका फूड मिक्सर है वो अगर रुक रुक कर चल रहा है तो उस फूड मिक्सर में क्या खराबी हो सकती है, तो ये आपका हो सकता है कि उसके अंदर जो ब्रशेज़ हैं वो वॉर्न आउट हो चुकी हों, यानी वो फट चुकी हों, जो उसके अंदर ब्रशेज़ लगी हुई होती हैं, जिसके कारण वो फ्रीली घूम नहीं पाता है, यानी रुक रुक कर वो घूमता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट इन अ सिंगल फेज पंप मोटर इफ़ इट रन्स विथ स्लो स्पीड, यानी जो सिंगल फेज पंप मोटर में दोष क्या है यदि वह धीमी गति से चल रही है, तो यानी जो उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, सिंगल फेज पंप मोटर में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो अगर डिफेक्टेड है तो वो क्या करेगी, धीमे गति से चलेगी, वो अपनी फुल स्पीड से नहीं चल पाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, डिफेक्टिव कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल पाथ इन एसी सप्लाई सिस्टम फॉर अप्लायंसेस, यानी उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में जो न्यूट्रल पाथ का कार्य क्या है, तो इस न्यूट्रल पाथ का कार्य क्या होता है, प्रोवाइड्स करंट रिटर्न पाथ, यानी करंट के रिटर्निंग पाथ को प्रोवाइड करना ही क्या होता है, न्यूट्रल पाथ का वर्क होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट द फंक्शन ऑफ मैग्नेट्रॉन ट्यूब इन अ माइक्रोवेव ओवन, जो माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसका मैग्नेट्रॉन जो वेव होता है वो एनर्जी उत्पन्न करने के लिए मैग्नेट्रॉन ट्यूब का यूज करता है, ठीक है, और वेव गाइड के ज़रिए क्या करता है, जो आपका वेव गाइड है, ठीक है, इसके ज़रिए क्या करता है, एनर्जी मेटल कैविटी तक, जो माइक्रोवेव की मेटल होती है उसकी कैविटी तक क्या करता है, पहुंचाता है, और माइक्रोवेव में रखे खाने को इससे क्या होती है, हीट मिलती है और वो क्या हो जाता है, खाना आपका पक जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यानी ऑसिलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रिक्वेंसी, आपकी कुकिंग फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति को उत्पन्न करता है। दोलन यानी जो वो ऑसिलेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है, यानी विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन द वेट ग्राइंडर, तो किस प्रकार की चक्की का यूज करते हैं, कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट, ये आपको एक सर्किट दे रखी है, ये सर्किट का नाम क्या है, तो ये क्या है, ये किसका सिंबल होता है, फैन का सिंबल होता है, पता होगा आपको। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर है, ठीक है, रेगुलेटर।
रेगुलेटर है। ठीक है, ये क्या है, ये सर्किट का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। तो यहाँ से ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूज्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन, यानी उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज E1 V1 एंड सेकेंडरी वोल्टेज E2 V2 इन अ आइडियल ट्रांसफार्मर। एक जो आपका आइडियल यानी आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज अगर इतना है और माध्यमिक वोल्टेज ये है तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो आइडियल कंडीशन में क्या होता है, E1 इज इक्वल टू V1 और E2 इज इक्वल टू क्या होता है, V2 होता है। ठीक है, तो ये आइडियल कंडीशन में ऐसा होता है। यहाँ से ये आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, E1 V1 इज इक्वल टू E2 V2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर। जो कंजर्वेटर होता है ट्रांसफार्मर में उसका कार्य क्या होता है। तो कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है, लोड वेरिएशन के कारण जो ऑयल होता है, ठीक है, जो लोड वेरिएशन के कारण ऑयल का लेवल होता है वो क्या होता है, एक्सपैंड होने देता है ये कंजर्वेटर। ठीक है, ऑयल का जो लेवल होता है वो एक्सपैंड होने देता है ये कंजर्वेटर। तो यहाँ से ये आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, अलाउ एक्सपेंशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर कॉपर लॉस का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कॉपर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कैलकुलेट द voltage regulation percentage of the transformer if the no load voltage is 240 volt and full load voltage 220 volt। ठीक है, इतना है। अब यहाँ पर जो आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NL माइनस FL अपॉन FL। ठीक है, अब यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये NL क्या है, नो लोड है, और FL क्या है, आपका फुल लोड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका नो लोड है यानी शून्य भार है वो कितना, NL का वैल्यू कितना दे रखा है, 240 वोल्ट, और FL यानी फुल लोड यानी पूर्ण भार वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 240 माइनस 220 बटे 220। ठीक है, अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन आप ही को करना होगा, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 करना मत भूलिएगा क्योंकि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 बटे 220 यानी 240 में से 220 को माइनस किया तो आपने कितना पाया, 20, और फिर आपका अपॉन में कितना था, 220 था पहले से। अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो को आपने कैंसिल किया, और ये 11 दूना 22 होता है तो यहाँ से 11 आ गया, यानी यहाँ पर कितना हमें मिल गया, 1/11 इंटू 100। तो यहाँ पे जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे यानी 11 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 9.09%। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग लैमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो ये जो टुकड़े टुकड़े में कोर का यूज किया जाता है, इसका उद्देश्य होता है जो हमारी एडी करंट लॉस है उसको कम किया जा सके। ठीक है, एडी करंट लॉस को कम किया जा सके। अब ये एडी करंट क्या होता है, तो एडी करंट को ही क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। जब किसी चालक के भीतर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होने पर उसमें विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। ठीक है, एडी करंट कहते हैं। अब एडी करंट चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। क्या पैदा करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है जो कि इसके अंदर होने वाले परिवर्तन, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये जनरेट करती है और इसके अंदर होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन का ये क्या करती है, विरोध करती है एडी करंट आपका। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि यानी कूलिंग मेथड क्या है। तो जो कूलिंग मेथड होता है, तो ये तो पहले ये जो आपका फिगर है ये किस प्रकार की कूलिंग मेथड है, तो ये है आपका ऑयल नेचुरल कूलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ऑयल नेचुरल कूलिंग। ऑयल नेचुरल कूलिंग में क्या होता है, ये ऑयल में ये पहली बात तो ये मेथड क्या होता है, तो ये ट्रांसफॉर्मर कूलिंग मेथड होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कूलिंग मेथड होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कूलिंग मेथड होता है ये ऑयल नेचुरल कूलिंग मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, जब ऑयल तेल में डूबे ट्रांसफार्मर को सीट स्टील टैंक में बंद कर दिया जाता है और कोर में क्या होता है, कोर और वाइंडिंग में जो हीट जनरेट होती है, ठीक है, जो हीट जनरेट होती है वो ऑयल में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जो हीट जनरेट हो रही है वाइंडिंग और कोर में, उसके द्वारा जो हीट जनरेट हो रही है वो ऑयल को ट्रांसफ़र होती है। और जब ऑयल गर्म होता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, हल्के होकर ऊपर उठने लगते हैं। ठीक है, हल्के होकर क्या होने लगते हैं, ऊपर उठने लगते हैं। और जो ठंडे ऑयल होता है, ठंडा तेल होता है, वो ट्रांसफार्मर टैंक के नीचे अपना स्थान बना लेता है। यही काम होता है इस ऑयल नेचुरल कूलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए क्या शर्त होती है, तो ये होता है कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। इससे आपको क्या होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।